रात का वक्त था। मैं उस वक्त उस गहरे जंगल के दरमियान खड़ा था। आसपास बहुत सारे दरख्त थे, जबकि साथ जंगली जानवर की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। और वो शख्स मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। मैं कब से उसके पीछे भाग रहा था। आज मैंने इरादा कर लिया था कि उस चोर को पकड़कर दम लूंगा, लेकिन जंगल के दरमियान आ गया। पर वो चोर इस आधी रात के गहरे अंधेरे में मुझसे पकड़ा ना गया। अब जंगली जानवर की आवाज की वजह से मुझे काफी खौफ आने लगा था और मैं दुकान का रास्ता भी नहीं जानता था। इसी वजह से इससे पहले कि और अंधेरा होता मैं वापस जाने का सोचने लगा था। मुझे अफसोस था कि इस बार भी वो चोर पकड़ न सका, जो कि मेरी दुकान से रोज ही चोरी करता था और फिर भाग जाता था। उस चोर ने खुद को एक काली चादर से ऐसे छुपाया होता था कि पता नहीं चलता था कि वो चोर मर्द है या औरत है। मैं अब वापस जाने लगा था। जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचा तो 3-4 मिठाइयाँ फिर से गायब थी। ये देखकर मुझे और भी खौफ आने लगा था। लोगों की बातें मेरे जहन में चलने लगी थी, जो यही कहते थे कि ऐसी दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं है और इस तरह के इलाके में ऐसी दुकान खोलना बेवकूफी। लेकिन मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा था। मुझे इसके अलावा कोई हुनर नहीं आता था। जब से अपने मोहल्ले में वो 3 बार मिठाई बेचकर पैसे कमाए थे, तब से ही सब लोग मेरी तारीफ करने लगे थे कि मैं इतनी अच्छी मिठाई बनाने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मुझे और भी खुशी होती थी और अब तय कर लिया था कि आगे जो भी करूंगा मिठाई बनाकर करूंगा। दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे मिठाई की दुकान खोल लेनी चाहिए। उनके इस मशवरे को सुनकर मुझे भी यही लग रहा था, पर कोई जगह न मिली जिधर मैं अपनी दुकान खोल सकता। जो भी इलाका मिलता था वो गांव से बहुत दूर बन जाता था। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि अब इसी इलाके में ही अपनी दुकान खोलूंगा। पर लोगों ने जब ये सुना तो तरह तरह की बातें करने लगे थे कि अगर वहाँ दुकान खोली तो मैं बहुत पछताऊंगा और हमेशा ही मुश्किलात में फंसा रहूंगा। अब मुझे भी यही लगता था। जब से दुकान बनाई थी उस वक्त से ही दुकान में 3 से 4 दफा किसी ने मिठाई चुराई थी। मेरा शक किसी पर भी नहीं जाता था, क्योंकि चोरी ही आधी रात को होती थी। जैसे ही इस बात को दादी को जाकर बताया तो उनकी बात ही निराली थी कि यकीनन ये किसी शैतानी मखलूक की शरारत होगी। उनकी बात सुनकर मुझे काफी हंसी आई थी, क्योंकि मेरा इन चीजों पर शुरू से ही यकीन न था। पर दादी का यकीन बहुत कामिल था। अब जो भी चोरी होती थी दादी यही कहती थी कि यकीनन शैतानी मखलूक की शरारत है। मैंने दादी को बता दिया था कि अब जब भी वो चोर चोरी करेगा तो मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। अगर वो शैतानी मखलूक हुई तो वो मेरी पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। दादी ने मेरी बात मान ली थी और आज तक कोई भी चोर मेरे हाथ नहीं आया था। दादी की जीत हो रही थी, जबकि मैं हारता ही जा रहा था। मुझे भी अब डर लगने लगा था कि कहीं सच में मेरी दुकान पर भूत का साया ना आ गया हो। जब भी सुबह सवेरे दुकान खोलने जाता था तो मैं डर जाता था और रात होते ही मेरा ये डर वापस आ जाता था। दोपहर को तो लोगों की रौनक होती थी, पर रात को जब सन्नाटा छा जाता था तो मैं सहम जाता था। ऐसा लगता था कि कोई बहुत जोर से शोर मचा रहा हो। मैं अपने दिल ही दिल में जिक्र करने लगता था, लेकिन अपनी दुकान से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि अब यही एक जरिया था जिससे मेरा छोटा सा घर चल रहा था। एक रात अचानक ही वो शोर काफी ज्यादा हो गया था। मुझे डर लग रहा था। मैं अपनी जगह से उठ गया और जाकर देखने लगा कि अजीब सा शोर किधर से आ रहा था। जैसे ही मेरा गुजर वहां से हुआ तो हैरान हो गया कि वो जैसी जगह थी जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। वो एक महल लग रहा था जिसके अंदर रोशनी थी। वो रोशनी काफी पीली सी थी। रात के इस पहर जंगल के किनारे पर वो महल वाक़या था और उसमें इतनी रौनक थी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। अचानक ही मेरा कंधा किसी ने दबाया और एकदम ही मेरा सांस बंद हो गया था। न जाने मेरे पीछे कौन खड़ा था। मैंने आंखें बंद की तो पीछे एक चादर में बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। मैंने उसे देखा तो खुद पर काबू पाया और उसे सलाम करने लगा। उसने मुझे जवाब दिया तो मैंने उससे पूछा कि ये महल किसका है और इस महल में सुबह की बजाय रात के वक्त रौनक क्यों होती है। मेरी बात सुनकर आदमी कहने लगा कि ये महल नहीं बल्कि ये तो शादी हॉल है। ये सुनकर मैंने दोबारा से इस इमारत को देखा जो महल लग रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि शादी हॉल पहले तो कभी नहीं देखा था। वो आदमी कहने लगा कि पहले शादी हॉल बंद हो गया था और अब अचानक से खुल गया है। मैं खुद पर काबू ना पाते हुए उस आदमी से पूछ बैठा। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि ये तो वो तभी बताएगा जब मैं उसे अपनी दुकान पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मैं तैयार हो गया। मैंने उसकी बात काफी तवज्जो से सुनी थी, पर जैसे ही उसने बताया कि शादी हॉल पर भूत का कब्जा था तो मैं काफी डरने लगा था। पसीने से भर गया था, लेकिन वो आदमी बहुत मजे से बता रहा था। मैंने उसे मिठाई दी तो कहने लगा कि मेरी मिठाई उसे बहुत पसंद आई है। मैंने एक प्लेट मिठाई की उसके सामने रखी थी, लेकिन ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा जब उस आदमी ने कुछ ही देर बाद वो प्लेट बिल्कुल साफ कर दी थी। मुझे अजीब से ख्यालात आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से पूछ लिया
कि क्या उसे भी भूत और शैतानी मखलूक पर यकीन है। वो आदमी मेरी बात सुनकर हंसने लगा था और मुझे वापस देकर हाथ धोने चला गया था। मैंने उसका इंतजार किया पर वो वापस ना आया। मुझे काफी हैरत हुई, लेकिन जैसे ही मैं उसके पीछे गया तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस जगह पर कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। वो जगह तो बिल्कुल खाली थी, लेकिन कोई ऐसा रास्ता न था जिधर से वो जा सकता था। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था, पसीने से मैं सारा भीग चुका था। मैंने उसी वक्त दुकान बंद कर दी थी और घर वापस जाने लगा था। घर जैसे ही गया तो मेरी हालत देखकर दादी भी परेशान हो गई थी कि मुझे क्या हुआ है, पर मैं नहीं बता सका कि इस बार तो सच में मेरी बात एक जिन भूत से हुई है, जिसने धोखे से मेरी मिठाई की पूरी प्लेट खा ली थी। दादी को यही लगा कि सर में दर्द हो गया है। इस बार भी दादी की एक ही बात थी कि मैं वो दुकान छोड़ दूं, पर इस दफा मेरी नीयत ही बदल गई थी और दादी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। जो भी बचत थी वो 3-4 दिन में खत्म हो गई थी और सारी घर के काम में लग गई थी। यही देखकर अब मैंने फिर से इरादा कर लिया था कि दुकान दोबारा खोलूंगा। मैंने हर विर्द करके देख लिया था, लेकिन कोई फिर भी चोरी से मिठाई ले ही जाता था। ऊपर से उस चोर ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मुझे यही लगता था कि वो चोर और बाकी सब एक ही जिन का काम है। मैंने सोच लिया था कि जो भी मुझसे ज्यादा मिठाई लेगा वो सच में जिन ही होगा। अब जो कोई भी मुझसे ज्यादा मिठाई लेता था तो मैं उसे बातें सुनाने लग जाता था कि वो एक जिन है। इस तरह काफी लोग असल में इंसान होते थे और जैसे ही मैं उन पर जिन का इल्जाम लगाता था तो वो सब मुझे यही समझते थे कि मुझे कुछ हो गया है। मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि जब भी मैं दुकान में जाता हूँ तो मेरा लहजा बदल जाता है और मेरे अंदर जिन आ जाता है। किसी ने ये बात मेरी दादी को भी बता दी थी। दादी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्हें मेरी फिक्र होने लगी थी। मैंने दादी को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी दुकान पर जो भी ज्यादा मिठाई लेता है वो असल में एक जिन होता है, क्योंकि जिन और शैतानी मखलूक ज्यादातर मीठी चीजें खाती हैं। दादी भी खौफजदा हो गई थी और मेरा दुकान पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था। पर दादी को समझाया कि अगर मैं दुकान पर ना गया तो हमारे हालात बहुत कठिन हो जाएंगे और कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। मैं फिर भी दुकान पर जाने लगा था। मेरा शक उस शादी हॉल पर था कि जरूर उधर जाकर मुझे कोई सुराग मिलेगा, लेकिन वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि शादी हॉल का रास्ता मेरी दुकान के सामने से गुजरता है, लेकिन शादी वाले लोगों को मैंने उस हॉल में जाते नहीं देखा था। मैंने हॉल के अंदर जाने का सोचा, पर जैसे ही कदम बढ़ाया मुझे किसी ने रोक लिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी मौजूद न था। मैं जान गया था कि ये एक नई शरारत है, पर मैं वापस दुकान पर चला गया था। मुझे पता चल गया था कि वो शादी हॉल अभी भी किसी चीज के कब्जे में है और वहीं से कोई चीज है जो मेरी दुकान पर भी आती है। मैंने दादी की बात मान ली थी और दुकान पर आना जाना कम कर लिया था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता था जैसे फिर भी कोई साया मेरे साथ साथ रहता था। जब भी चलने लगता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मुझे काफी खौफ आता था। लोगों ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। मेरी मंगनी 4 माह पहले ही हुई थी। लड़की काफी सुलझी हुई थी। जब ये चीज मेरे ससुराल वालों ने देखी तो फौरन ही उन्होंने वो मंगनी तोड़ दी। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मंगनी दादी ने अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी और मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। लोगों की फजूल बातों की वजह से हमें वो इलाका छोड़ना पड़ा था। लोगों ने फिर भी नहीं बख्शा था और ऐसा कहने लगे थे कि अब हम जिस इलाके में भी जाएंगे उधर भी अपने साथ शैतानी मखलूक लेकर जाएंगे। पर हमारे पहले 4 दिन बिल्कुल सही गुजरे थे। मेरा उस इलाके में एक दोस्त बन गया था, जिससे मैंने कहा कि मुझे किसी चीज की दुकान खोलनी है, तो दोस्त ने मुझे बताया कि इधर मिठाई का कारोबार काफी अच्छा चलता था और लोग बहुत अमीर हो रहे हैं। मिठाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री इसी इलाके में है और जिसकी वो फैक्ट्री है वो बंदा पहले एक मामूली सी दुकान का मुलाजिम हुआ करता था, लेकिन उसने मिठाई का कारोबार शुरू किया तो बरकत बढ़ने लग गई थी। मैं काफी डर गया था और सोचा था कि कभी भी जिंदगी में मिठाई को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस दोस्त की बातें मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पर मेरी नीयत फिर से बदलने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि इस इलाके में मिठाई की दुकान ही खोलूंगा। दादी को अगर ये बात बता देता तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर देना था। यही सोचकर कोई भी बात दादी को ना बताई और छुपकर ही मैंने मिठाई की दुकान खोल ली थी। उस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी और अपने दोस्त के घर से मिठाई बना कर लाता था। दादी को यही कहा था कि कपड़े की दुकान है। दादी ने दुकान देखने का फैसला किया। मैं बुरी तरह फंस चुका था। जब भी दादी को दोस्त की कपड़ों की दुकान पर ले गया था, वो काफी खुश हुई और मुझे दुआ देने लगी कि अल्लाह मेरी इस दुकान में बरकत पैदा करे। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ था, पर कुछ भी नहीं कर सकता था। मिठाई काफी चलने लगी थी, पर जैसे ही मेरी मिठाई मशहूर हुई तो अब रोज ही मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी। मेरा हाल
पहले जैसा होने लगा था। मेरे सर में दर्द हो जाता था। ये इलाका जंगल वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही आधी रात होती तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये वही इलाका है जिधर मेरी पहले वाली दुकान थी। मैं काफी डरने लगा था। अब दिल यही कर रहा था कि दादी को सब सच सच बता दूं, लेकिन मेरी जो भी सेल होती थी उसे देखकर दादी काफी खुश होती थी और यही बात करती थी कि मुझे पहले ही कपड़ों का कारोबार शुरू कर देना चाहिए था। अगर दादी को पता चल जाता कि मेरा कारोबार वही मिठाई वाला है तो मेरी दादी से बहस हो जानी थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन अचानक ही रात का वक्त था। अब मैं वैसे भी अपनी दुकान जल्दी बंद कर दिया करता था, लेकिन उस रात काफी देर हो गई थी। अचानक ही आधी रात का वक्त हो गया और मैंने अभी भी अपनी दुकान बंद नहीं की थी। यही सोचकर मैं क्लोजिंग करने लगा था जब मेरी पीछे किसी लड़की की आवाज आई जो यूं कह रही थी कि मैं उसकी मदद कर दूं वरना उसके साथ बुरा हो जाएगा। ये सब मैंने जैसे ही सुना तो मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई और उस लड़की की हालत देखकर मैं दंग रह गया। वो दुल्हन के रूप में थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नई नई शादी हो, पर यकीनन उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। मैं उसके पास आया और उससे यही पूछा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। वो जो भी थी काफी हड़बड़ाई हुई थी और यही कह रही थी कि उसकी शादी जबरदस्ती होने जा रही है। अगर मैंने उसकी मदद न की तो वो बुरी तरह फंस जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसकी बात सुनी तो साफ इनकार कर दिया कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। पहले हालात बुरे ही चल रहे हैं। लड़की ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी कि उसका ताल्लुक काफी अमीर घर से है, वो मेरी मदद करेगी अगर मैंने उसका साथ दिया। ये देखकर मैं काफी हैरान हुआ था। मेरा दिल ललचाने लगा था। मुझे पैसे की काफी जरूरत थी। मैंने सोच लिया था कि इसकी मदद करूंगा। उसे रुकने के लिए कहा और छुपने के लिए एक घर चाहिए था। मैं उसे वैसे तो दादी के सामने नहीं लेकर जा सकता था। जब भी उसे कहा कि उसे अपना हुलिया बदलना होगा, वो फौरन ही कुछ देर बाद एक आम सी लड़की की शक्ल में मेरे सामने आई। उसे सख्त अल्फाज में समझा दिया था कि वो मेरी दादी को ये बिल्कुल नहीं बताएगी कि मैं एक मिठाई की दुकान चलाता हूँ, क्योंकि दादी को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने मेरी बात मान ली और रात होते ही मैं उसे दादी के पास लेकर गया। दादी मुझसे पूछने लगी कि वो कौन लड़की है। जब ही दादी को बताया कि आपका ख्याल रखने के लिए मैं उसे लेकर आया हूँ। दादी ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि मुफ्त में कोई भी इस काम के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए उन्हें यही लगा था कि मैं इस लड़की को भी पैसे दूंगा। मैंने दादी को बताया कि उस लड़की को सिर्फ 500 रुपए दूंगा। दादी काफी मुश्किल से मानी थी। वो लड़की अब हमारे साथ रहने लगी थी। मुझे भी इस चीज की फिक्र नहीं होती थी कि दादी घर में अकेली हैं और उस पर पूरा यकीन था। मुझे भी किसी भी किस्म का कोई शक नहीं था कि वो लड़की ऐसी हरकत करेगी। उसने पहले ही दिन मुझे 1000 के काफी नोट दिए थे, जो शायद ही जिंदगी में मैंने पहली दफा देखे थे। और देखते साथ ही मैं हैरान हो गया था कि अगर ये लड़की मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहेगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई जिसकी कपड़े की दुकान थी। उसने ये वाकया सुना कैसे मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई है तो काफी हैरान हुआ था कि आमतौर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे लड़की की तफसील पूछने लगा था, पर मेरी उस लड़की से ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई कि उसे सब बता सका। बस यही जानता था कि वो लड़की काफी अमीर है और वो अपने बल बोते पर ही अमीर हुई है। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्या करती है जो घर बैठे बैठे ही उसके पास पैसा आ जाता है। मैं यही सोचकर रात के वक्त उसके रूम में चला गया था। घर में 2 ही रूम थे, एक में दादी और मैं सो जाते थे, जबकि दूसरा रूम उसे दे दिया था। मैं जैसे ही उसके रूम में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी थी, जबकि उसके आसपास पैसों का ढेर देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी आंखें चमक उठी थी कि इतनी दौलत कैसे आ सकती है। उसने जैसे ही मुझे देखा तो बिल्कुल वैसे ही रही। उसने अपनी दौलत बिल्कुल भी नहीं समेटी और मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैंने उससे बात का आगाज किया कि दादी को इस पर शक है, इसलिए उसे बताना होगा कि उसका क्या कारोबार है। वो घर बैठे उसकी दौलत बढ़ती जा रही है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी कि दूसरे इलाके में एक शादी हॉल है जो कि काफी पुराना है, लेकिन वहाँ कोई भी शादी नहीं करवाता था। सब यही समझते थे कि उस शादी हॉल पर साया है, इसलिए जैसे ही उसने ये सुना तो कम कीमत पर उसने वो खरीद लिया और उस शादी हॉल की तामीर दोबारा से करवाई थी। जिस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ थी, इसलिए खरीदने में फैमिली ने उसकी मदद की थी। पर जैसे ही उसने शादी हॉल खरीद लिया था तो उसकी फैमिली ने उसे फोर्स किया था कि उसे शादी करनी होगी, क्योंकि उसका रवैया बदल गया था। सबको यही लगता था कि शादी हॉल की वजह से उस पर भी किसी का साया है, पर वो बिल्कुल ठीक थी और वो ये सिर्फ वही जानती थी। मैं उसकी बात पर हैरान हुआ कि वो इतनी बहादुर है कि उसने वो हॉल खरीद लिया था, जबकि वो जानती है कि वो हॉल काफी पुरअसरार है, फिर भी वो वहाँ शादियाँ करवाती है। मेरे जहन में यही सवाल था कि अगर उस हॉल में कोई भी शादी नहीं करवाता तो वो हॉल कैसे चल रहा है और उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है। पर मैंने उससे कोई सवाल ना किया
और वापस चला गया था। वो मेरी मदद रोज ही करती थी, मुझे उससे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती थी। मेरे हालात काफी बदलने लगे थे। दादी भी उस लड़की के साथ काफी अटैच हो गई थी। मेरा दोस्त मुझसे अब एक ही बात करता था कि मैं उस लड़की से अगर शादी कर लूं तो मेरे हालात काफी अच्छे हो जाएंगे। मुझे उसकी बात पहले तो बहुत चुभती थी, लेकिन अपने हालात बेहतर होते हुए देखे तो मैंने मिठाई का काम बंद कर दिया था और वो सारे पैसे जोड़कर एक कपड़ों की दुकान खरीद ली थी। मैं उस लड़की का बहुत शुक्रगुजार था। दादी अब एक ही बात कहती थी कि वो लड़की कहीं से भी आम लड़की नहीं लगती है। एक दिन दादी के सामने मैंने उस लड़की से पसंदीदगी का इजहार कर दिया। दादी काफी खुश हो गई थी कि लड़की मेरी किस्मत सवार देगी। लड़की ने मेरी बात सुनी तो वो चुप सी हो गई थी। मैं भी जानता था कि उसकी मदद करके मैंने कोई एहसान नहीं किया था, क्योंकि जितनी उसने मेरी मदद की थी वो उसकी मदद करने के सामने लाखों गुना बड़ी थी। मैं अब शर्मिंदा होता था कि उस लड़की के सामने ये सब बोलकर अच्छा नहीं किया, पर दादी मुझे समझती थी और कहती थी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो लड़की जरूर हाँ कर देगी। कुछ दिन बाद ही वो लड़की भी शादी के लिए मान गई थी, लेकिन उसने मेरे सामने शर्त रख दी थी कि अगर मैं सच में उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी फैमिली को मनाना होगा। मैं अब मुश्किल में फंस चुका था। कहाँ वो अमीर लड़की और कहाँ मेरी मामूली सी दुकान, जो कि उस लड़की की वजह से ही बन पाई थी। पर दादी के कहने पर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो गया और उस लड़की के घर चला गया था। उसकी अम्मी तो मान गई थी, पर उसके अब्बू ने मुझसे सवालात पूछना शुरू कर दिए थे। उनके मुताबिक मैं बिल्कुल भी उस लाइन पर नहीं था जिधर वो अपने दामाद को रखते थे। कुछ दिन बाद ही वो सब मान गए थे और मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। शादी के बाद मैंने उसे बताया कि उस शादी हॉल के सामने ही मेरी भी दुकान होती थी, जो कि मिठाई की होती थी, और उस वक्त मैं काफी डरता था। जब रात को कोई भी मुझसे मिठाई लेने आता था तो मुझे यही लगता था कि ये इंसान के रूप में कोई और है। वो भी मेरी बात के साथ मुत्तफिक थी और यही कहती थी कि इंसान से ज्यादा इस दुनिया में दूसरी मखलूक हैं जो कि इस दुनिया में होने का उतना ही हक रखती हैं जितना हम सब रखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मौजूदगी की वजह से हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़ दें।